पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपके सामने। क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी धातु का घनत्व सर्वाधिक होता है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी धातु का घनत्व सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए देखिएगा ऑस्मियम, ऑप्शन बी देखिएगा कॉपर, ऑप्शन सी देखिएगा एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी देखिएगा मरकरी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सही उत्तर है, ये सही उत्तर जाएगा भाई ऑस्मियम। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑस्मियम। तो ऑस्मियम जो होता है ये इस ऑस्मियम धातु का जो घनत्व है ये सर्वाधिक होता है। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे भारी धातु कौन सा है, तो मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा सबसे भारी धातु का नाम आपके ऑस्मियम ही होगा। अच्छा, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा सबसे हल्का धातु आपके लिथियम होता है। ठीक है, लिथियम होता है। चलो इन बाकी वालों के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो कॉपर के बारे में क्या ध्यान रखोगे, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम काम में लिया गया। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम काम में लिया गया, उपयोग में लिया गया जो धातु है, ये धातु आपके कॉपर है। चलिए बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की। तो ध्यान रखिएगा कि भूपर्पट्टी यानी कि जिसे आप अर्थ क्रस्ट कहते हो, इस पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु होता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु होता है उसका नाम एल्यूमिनियम होता है। और मरकरी में क्या ध्यान रखोगे, तो मरकरी में आपको ध्यान रखना है कि ऐसा धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो होगा उसका नाम मरकरी या पारा होगा। इसे आप क्विक सिल्वर कहते हो। तो देखो मैंने कोशिश की है कि आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन में कवर करवा दूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित उपधातु कौन सा होता है। ऑप्शन ए देखिएगा सिलिकॉन, ऑप्शन बी देखिएगा एंटीमनी, ऑप्शन सी देखिएगा टेलुरियम और ऑप्शन डी देखिएगा आर्सेनिक। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि उपधातु किसको बोलते हैं। तो देखो बेटा, जो उपधातु होते हैं जिन्हें आप मेटलॉइड कहते हो, है ना, इनको आप क्या कहते हो, मेटलॉइड। क्या मतलब है, तो हम कहेंगे देखो मैम कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण हैं, दोनों के गुण विद्यमान है और दोनों के गुण विद्यमान है, तो सिंपल सी बात है ये उपधातु होगा। अच्छा, उपधातुओं की संख्या केवल 7 होती है और ये पी ब्लॉक में होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। ये कहाँ होते हैं, पी ब्लॉक के अंदर होते हैं और संख्या कितनी है, ओनली 7। अब ओनली 7 है तो मैम पेपर में कभी पूछ लिया तो हम कैसे याद करेंगे। तो देखो बोले सरजी ऐसे सब टीपो। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब है भाई कि बोले सरजी ऐसे सब टीपो। ठीक है, क्या मतलब क्या है इसका, तो ये सब जितने भी 7 जने हैं, ये सातों के साथ कौन है आपके उपधातु। तो लिख दीजिएगा, एक का नाम है बोरोन, दूसरे का नाम है आपके सिलिकॉन, तीसरे का नाम है बेटा जर्मेनियम, जर्मेनियम, एएस से लिख दीजिएगा आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक। एसबी का मतलब होता है स्टेबिन, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। और ये किसका नाम है, तो ये एंटीमनी का नाम होता है। ध्यान रखना ये किसका नाम है, एंटीमनी का। अच्छा, एक नाम है यहाँ पर टीई से टेलुरियम, टेलुरियम, और लास्ट पीओ से हो जाएगा मेरे बच्चे पोलोनियम, पोलोनियम। ठीक है, ये 7 जने हैं जो आपके उपधातु के नाम से जाने जाते हैं। ये सातों के साथ कौन है, तो ये सातों के साथ आपके उपधातु है। चलो तो देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला उपधातु कौन सा है। तो इसका आंसर कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन कर लीजिएगा। देखो पोलोनियम के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे ना कि पोलोनियम में मुझे क्या याद रखना है एग्जाम के हिसाब से, तो लिखिएगा ऐसा कोई तत्व जिसके सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं वो आपके पोलोनियम ही होगा। तो इसके सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। देखो कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ना बेटा, ध्यान रखना, सिलिकॉन और साथ में कौन भाई, जर्मेनियम। ये दोनों उपधातुएं ऐसी उपधातु होती है जिनका इस्तेमाल आप कंप्यूटर के चिप बनाने में करते हो। तो कंप्यूटर के जो आईसी होते हैं, है ना, कंप्यूटर के जो चिप होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट वाले जो चिप होते हैं, इनका निर्माण इन्हीं उपधातुओं के माध्यम से किया जाता है। चलो एक बात और ध्यान रखना, भूपर्पट्टी में अगर सर्वाधिक मात्रा में अधातु का पूछ लिया जाए या तत्व का पूछ लिया जाए कि ये बता दो तत्व कौन सा होगा, तो मेरे बच्चे ध्यान रखना इसका उत्तर आपके ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश की कि एक साथ आपको सारे ही क्वेश्चंस बता दूं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊष्मा के उपयोग द्वारा धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए देखिएगा हाइड्रो मेटलर्जी, ऑप्शन बी देखिएगा पायरो मेटलर्जी, ऑप्शन सी देखिएगा इलेक्ट्रो मेटलर्जी और ऑप्शन डी देखिएगा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ध्यान रखना इसे आप पायरो मेटलर्जी कहते हो। ठीक है, क्या कहोगे भाई, पायरो मेटलर्जी कहते हो। क्यों, क्योंकि आपको ये पता होगा, ये आपने सुना होगा कि भट्टी का जो तापमान है इसको ज्ञात करने वाला जो मापी होता है उसे आप पायरोमीटर कहते हो। तो पायरो जो शब्द है, ये शब्द का मतलब ही है टेम्परेचर, तापमान। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊष्मा के उपयोग द्वारा जब धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है तो उसे आप पायरोमेटलर्जी कहते हो। जब जल के द्वारा किया जाए तो हाइड्रोमेटलर्जी, जब विद्युत के द्वारा किया जाए तो इसे आप इलेक्ट्रोमेटलर्जी के नाम से जानते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ये देखिएगा, भविष्य की धातु किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा टंगस्टन, ऑप्शन बी देखिएगा लिथियम, ऑप्शन सी देखिएगा टाइटेनियम और ऑप्शन डी देखिएगा एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले तो इसका जो सही उत्तर है, ये सही उत्तर लगा देना टाइटेनियम। तो मैम टाइटेनियम को हम क्या कहते हैं, भविष्य की धातु कहते हैं। तो लिख दीजिएगा भविष्य की धातु के नाम से टाइटेनियम को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि मैम टाइटेनियम जो होता है ये एल्यूमिनियम की तुलना में हल्का है, लेकिन एल्यूमिनियम की तुलना में मजबूत भी है। इसका मतलब जो वायुयान है, एयरक्राफ्ट है, और साथ में जो अंतरिक्ष यान है, इन अंतरिक्ष यानों के जो ढांचे होते हैं, ये ढांचे आप किससे बना सकते हो, टाइटेनियम से बना सकते हो। देखो एक प्रश्न आपको और बता देती
देती हूँ, आपसे बोले कि भय का धातु कौन है, फियर मेटल कौन है, तो तुरंत बता देना भय का धातु होता है आपके प्लूटोनियम। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम करते हैं बॉम्ब बनाने में, इसीलिए इससे डरने की जरूरत है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि आशा की धातु कौन है ना, आशा की धातु कौन है, या फिर ऐसा धातु कौन है जिससे हमें आशा 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 है, तो लिख दीजिएगा इसका सही आंसर यूरेनियम होता है। क्यों? क्योंकि यूरेनियम का इस्तेमाल करके हम करेंगे क्या, ऊर्जा बना सकते हैं, और ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए हो सकता है। तो जल्दी जल्दी से कर दो भाई, इसका सही आंसर आपके टाइटेनियम जाएगा। देखो टंगस्टन में क्या ध्यान रखोगे, तो टंगस्टन में ध्यान रखना कि इसका गलनांक सर्वाधिक गलनांक होता है, तो ध्यान रख लीजिएगा इसका गलनांक सर्वाधिक गलनांक होता है। इसी कारण से इसका इस्तेमाल विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट अगर बनाना है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है फिलामेंट बनाना है, तो टंगस्टन का इस्तेमाल होता है। चलो लिथियम के अंदर ध्यान रखना, ये सबसे हल्का धातु होता है, सबसे हल्का धातु होता है, और सबसे हल्का धातु है तो इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसे हम मोम में जमा कर रखते हैं, मोम में सुरक्षित रखते हैं, बहुत हल्का है। ठीक है, इसी कारण से। और दूसरा ध्यान रखना, इससे लिथियम आयन बैटरी बनते हैं, तो इससे बैटरी बनते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक पेसमेकर की जगह पर जो कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है, उसकी बैटरी भी इसी से बनती है। ठीक है, तो एक बच्चा कह रहा है कि मैम एक बात तो बताओ, आज आप इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि भाई एग्जाम आने वाला है कांस्टेबल वालों का, तो हमने ये कोशिश किया है कि आपको जल्दी जल्दी पढ़ाए, ज्यादा डाटा दे, ताकि आपका ज्यादा भला हो सके। अगर मैं धीरे धीरे बोलूंगी ना, तो क्वेश्चन यहाँ पर 25 है, हो नहीं पाएंगे, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे ना, उतना ज्यादा आप फायदे में रहोगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आ गई होगी। अरे होम साइंस की क्लास कौन सी होती है भाई, पीहू चौधरी, पहले ये तो बताओ तुम, है होम साइंस की क्लास कौन सी है? बच्चा मुझे कह रहा है कि मैडम पहले माइक तो सही कर लो। मैं कहूंगी कि बेटा पहले दिमाग को सही कर लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, है ना। माइक वाइक इधर उधर चलता रहेगा, है ना। फालतू की बातों में ज्ञान मत लगाओ, फालतू की बातों में ज्ञान लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, चलो चलिए। प्रभु विष्णु ने कहा मैम कल का पीडीएफ नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, कल का पीडीएफ नहीं मिला है तो कोशिश करेंगे, आज टीम से बात करेंगे, बहुत जल्दी आपको ये मिल जाएगा। गाजर का हलवा, है ना, तमीज में रह के बात कर लो, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके सामने, ये लो, बताओ पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? ऑप्शन ए देखेगा लोहा, ऑप्शन बी देखेगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी देखेगा तांबा, और ऑप्शन डी देखेगा टाइटेनियम। जल्दी से बता दो। एक बच्चा कह रहा है कि मैडम आपकी आवाज आज सही नहीं आ रही है, तो उनसे मैं यही कहूंगी कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सनोरेटा। आज हमारा किसी कारण से स्टूडियो के अंदर क्लास हो नहीं पाया, कुछ टेक्निकल इशू आ गया, तो हमने कहा आप लोग वेट कर रहे होंगे, अब वेट करोगे तो आपकी क्लास से अरेंज करवा रहे हैं, इसी कारण से आवाज थोड़ी सी गूंज रही है। लेकिन चिंता मत करो, आवाज ही गूंज रही है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी और ये एग्जाम में जब आपके आएगा तो आपकी सक्सेस भी चारों तरफ गूंजने वाली है। ठीक है, जल्दी जल्दी से करो, इसका जवाब दे दो फटाफट से। देखो जल्दी जल्दी से बताओ, पोल नहीं लगाऊंगी भाई, ये क्लास आपकी इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं है ये। चलो, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है? एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, लिख दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या चला जाएगा? एल्यूमिनियम। चलो एक बात और लिख दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है, एलिमेंट है, उसका नाम हाइड्रोजन होता है। लिख दीजिए, उसका नाम क्या है भाई? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले तो। ठीक, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। अच्छा, धातु कौन सा होता है? एल्यूमिनियम। उपधातु कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो अब कुछ एक चीजें यहाँ पर और बता देते हैं। देखो लोहा के बारे में एक आध चीज बता देते हैं। लोहा जिसे आप आयरन कहते हो, इस आयरन को बेटा अगर आपने हवा में खुला छोड़ दिया, और हवा में खुला छोड़ दिया तो क्या होगा? तो मैम ये जो आयरन है ना, ये आयरन क्या करेगा? ये नमी के साथ में मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और Fe2O3.H2O बना देगा, जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। और यही लोहे पर जंग लगना होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, लोहे पर जंग किसके कारण लगता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण लगता है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर लोहे को जंग से बचाना है ना, लोहे को जंग से बचाना है तो गैल्वेनीकरण करना पड़ेगा। देखो मैं वो पॉइंट बता रही हूँ, सीधे जो पेपर में छपने वाले हैं आपके, गैल्वेनीकरण कहते हैं। और गैल्वेनीकरण कैसे करोगे? तो भाई इसके ऊपर जस्ता की परत चढ़ा दो, या फिर आप कोई पेंट कर दो, ठीक है, या फिर कोई आप पेंट कर दो, या फिर आप पॉलिश कर दो। देखो एलडीसी के पेपर में क्वेश्चन आया था, घरों के अंदर यूज किए गए जो लोहे के पाइप होते हैं, ये कैसे होते हैं? तो ये यशद लेपित होते हैं, गैल्वेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, जब भी लोहे के पाइप आपको मिलेंगे तो ये यशद लेपन वाले ही मिलेंगे। ठीक है, चलो लिख दो, इसका सही आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा। चलो एक चीज आपको और बता देती हूँ, अगर कॉपर को आपने हवा में खुला छोड़ दिया तो क्या बनेगा? तो कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। और कॉपर कार्बोनेट अगर बनता है तो कैसी परत छाएगी? तो कॉपर कार्बोनेट की जो परत है, ये परत आपके हरे रंग की छाती है। ठीक है, चलो तो मैडम इस कॉपर को बचाओ। इस कॉपर को बचाने के लिए यहाँ पर भी आपको गैल्वेनीकरण यानी यशद लेपन करना पड़ेगा और इसके ऊपर एक परत लगानी पड़ेगी। ये परत किसकी होगी? तो टीन या रांगा की परत इस पर चढ़ाई जाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखो क्या कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा अत्यधिक अभिक्रियाशीलता, ऑप्शन बी देखिएगा निम्न विद्युत ऋणात्मकता, ऑप्शन सी देखिएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, और ऑप्शन डी देखिएगा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इसका आंसर कर लेना, इसका सही आंसर होगा आपके अत्यधिक अभिक्रियाशीलता। ऐसा क्यों हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, ना सिर्फ सोडियम बल्कि पोटेशियम, इन दोनों को, है ना, इन दोनों को हम कैरोसिन में डुबो करके रखते हैं। कैरोसिन में डुबोकर क्यों रखा? कैरोसिन में डुबोकर इसलिए रखा है क्योंकि अगर इनको कैरोसिन में तुम नहीं रखोगे, हवा में खुला छोड़ दोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट, है ना, ब्लास्ट हो जाएगा। इसी कारण से इसे कैरोसिन में सुरक्षित रखा जाता है। कुछ पॉइंट और ध्यान रखना, ज्यादातर धातु आपके ठोस होते हैं, लेकिन कुछ आपकी नरम धातुएं भी होती है। और नरम धातु कौन कौन सी है? तो सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है। और देखो विचित्र बात यह है कि इन तीनों को ही चाकू की सहायता से काट सकते हैं। तो चाकू की सहायता से, है ना, चाकू की सहायता से
काटी जाने वाली धातु पेपर में पूछ ले तो बता देना सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है। देखो एक चीज और बताती हूँ, मुझे याद आई बहुत सॉलिड वाली, तो जो सल्फर होता है बेटा, है ना, जो सल्फर होता है, नहीं सल्फर नहीं, ये लिखेगा सफेद फास्फोरस होता है। इस सफेद फास्फोरस को हम कहां पर सुरक्षित रखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सफेद फास्फोरस को हम पानी में सुरक्षित रखते हैं। क्यों मैडम, इसको हवा में छोड़ दिया तो ये क्या करता है, धुआं धुआं और ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। सफेद फास्फोरस क्या है, तो इट इज अ नॉन मेटल, ये एक अधातु होता है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या चला जाएगा आपके, ए चला जाएगा। देखो आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से धातुओं का भौतिक गुण कौन सा है? ऑप्शन ए देखिए सामान्य तापमान पर ठोस होना, ऑप्शन बी देखेगा आघात वर्धनीय होना, ऑप्शन सी देखेगा ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होना, और ऑप्शन डी देखेगा उपर्युक्त सभी। तो जल्दी जल्दी से आंसर करना है, इसका सही आंसर क्या जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये तमाम गुण आपके किसके होते हैं, धातु और अधातु के होते हैं। अब मैडम आप क्या करने वाली हो, तो अभी मैं कोहराम मचाने वाली हूँ, आपको बस बताने वाली हूँ धातु और अधातु में क्या अंतर है। कक्षा 10 की एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लेना, उसमें आपको 10 से 11 पॉइंट मिलेंगे और 10-11 पॉइंट पे बार बार प्रश्न आजकल छप रहे हैं, तो आप सबको आना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखना कि धातु जो होते हैं ये SPDF ब्लॉक यानी आवर्त सारणी के चारों ब्लॉक में होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ध्यान रखना, धातु कहाँ होते हैं, SPDF चारों ब्लॉक में होते हैं। जबकि आपसे पूछा जाए कि अधातु कहाँ होते हैं, तो ज्यादातर होते हैं P ब्लॉक में, लेकिन S ब्लॉक के अंदर भी दो जने हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। चलो आगे बढ़ो। सेकंड नंबर पर ध्यान रखना बेटा कि धातु जो होते हैं ये धातु सामान्यतः ठोस होते हैं, यानी कि सॉलिड होते हैं, मतलब ज्यादातर कैसे होते हैं, सॉलिड। लेकिन द्रव अवस्था में भी एक धातु है जिसका है आपके मरकरी, यानी जिसको आप पारा कहते हो। ये कमरे के तापमान पर, है ना, कौन से तापमान पर, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु होता है। चलो एक चीज और बता देती हूँ, शरीर के तापमान पर, है ना, शरीर के तापमान पर, शरीर के तापमान का मतलब क्या है, तो हथेली पर रखा और पिघल गया, है ना, हथेली पर रखा और पिघल गया, यानी 37 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में कौन होगा, तो आपको ध्यान रखना है सीजियम और गैलियम, ठीक है। तो सीजियम देखो ऐसे लिख देती हूँ मैं, ये प्रश्न आपसे पशु परिचर में पूछा गया है, ध्यान रखना, सीजियम और गैलियम ये दोनों आपके हथेली पर रखोगे तो पिघल जाएंगे। देखो इधर ध्यान रखना, अधातु जो होते हैं ये अधातु कैसे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये ठोस भी होते हैं, ये द्रव भी होते हैं और ये साथ में गैस भी होते हैं। तो चलो द्रव अवस्था वाला अधातु कौन सा है, बार बार पेपर में छप रहा है, ध्यान रखना, ब्रोमीन अधातु ऐसा होता है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो मैं लिख देती हूँ कि ये कमरे के ताप पर द्रव है, कमरे के ताप पर द्रव है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, मतलब नेक्स्ट वाले पॉइंट पर चलते हैं। देखो धातु के बारे में तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, धातु जो होते हैं ये धातु आपके सामान्यतः कठोर होते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, तो लिख दो अपवाद है यहाँ पर 3, और कौन है ये, नरम धातु। और नरम धातु के नाम क्या है, पेपर में बार बार छप रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इन तीनों को आप चाकू की सहायता से काट सकते हो, तो चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हो। अच्छा अगर मैं अधातु की बात करूं कि अधातु कौन से होते हैं, तो अधातु जो होते हैं ये आपके नरम और मुलायम होते हैं। कैसे है भाई, नरम और मुलायम, लेकिन यहाँ पर भी इसका अपवाद है, और अपवाद कौन होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि हीरा हो गया, है ना, हीरा हो गया, ये सबसे ज्यादा कठोर होता है। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पेपर में पूछ लेना कि ऐसा कौन सा अधातु है जो कठोर अवस्था में होता है, उसका नाम क्या लिखोगे तुम, उसका नाम ध्यान रख लेना हीरा। ये कार्बन का अपर रूप है, पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बताती हूँ। देखो चौथा पॉइंट, देखो धातु जो होते हैं इस पे हथौड़े से मारोगे तो ये फैल जाएंगे, इस गुण को तुम आघात वर्धनीय गुण कहते हो। मतलब धातु के ऊपर हथौड़ा मारा तो ये फैल जाएंगे, जैसे हम लोहे के ऊपर मारते हैं ना, तो लोहे की चादर बन जाएगी, एल्यूमिनियम पर मारेंगे तो एल्यूमिनियम का फॉइल बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन सर्वाधिक तन्य कौन होता है, सॉरी सर्वाधिक आघात वर्धनीय कौन होता है, तो ध्यान रखना सर्वाधिक आघात वर्धनीय कौन है, तो सोना है, लिख देना कौन है भाई, सोना है। देखो ये वो पॉइंट है जो बार बार पेपरों में छप रहे हैं, सॉलिड तरीके से ध्यान रख लेना। चलो अधातु जो होते हैं ये अधातु आघात वर्धनीय है, तो हम कहेंगे मैम ये आघात वर्धनीय नहीं होते, यानी अगर इसके ऊपर हथौड़ा मारा ना तो मैडम ये टूट जाएगा। तो तुमने एक गाना सुना है, ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता है, वैसे ही अगर इसके ऊपर हथौड़े की मार की तो ये क्या कर जाएगा, आपके टूट जाएगा। चलो अगेन आगे बढ़ते हैं, पांचवें पॉइंट पर चलते हैं। तो पांचवें पॉइंट पर देखिएगा भाई कि पांचवा पॉइंट आपसे क्या पूछा जा रहा है, यानी मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो देखो पांचवें पॉइंट पर लिखना, देखिए धातु जो होते हैं ये धातु के पास में तन्यता का गुण होता है। तन्यता का गुण का मतलब क्या है, इसके तार खींच सकते हो, तार, ठीक है, क्या खींच सकते हो, तार। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं से 1 ग्राम सोना मिल गया ना तो इसका 2 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है। ये एनसीईआरटी बोल रही है आपकी, 2 किलोमीटर लंबा क्या खींच सकते हो तुम, तार खींच सकते हो, ठीक है। तो पेपर में अगर पूछ लेना कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है तो तुरंत बता देना, इसका आंसर भी क्या होगा आपके भाई, सोना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर बात करते हैं। देखो अधातु की अगर मैं बात करूं कि अधातु का क्या मामला है, तो अधातु क्या तन्य होते हैं, तो हम कहेंगे मैम ये तन्य नहीं होते, इनके तार हम नहीं खींच सकते। चलो छठे नंबर पर ध्यान रखना, धातु जो होते हैं ये धातु आपके चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं भाई साहब, चमकीले, है ना, इसमें चमक होती है मैम। जबकि अधातु जो होते हैं ये अधातु आपके चमकीले होते हैं, तो हम कहेंगे मैम ये अधातु चमकीले नहीं होते, ठीक है, ये चमकते नहीं है, चमकीले नहीं होते। लेकिन यहाँ पर अपवाद है, ये भी आपके पेपर में छपा हुआ है ऑलरेडी, आपको ध्यान रखना है। आयोडीन चमकीला होता है, हीरा चमकीला होता है, और ग्रेफाइट भी कैसा होता है, चमकीला। तो ये तीनों जने तो चमकते हैं, बाकी के अधातु आपके चमकते नहीं है, तो ये भी ध्यान रख लेना। ये आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है आयोडीन वाला जो मैंने आपको बताया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। देखो 6 पॉइंट तो लिख दिया, 7वें पर बात करूं। देखो 7वें नंबर पर जो धातु होते हैं ये धातु जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। अब त्याग देते हैं ना मैडम, इसी कारण से, है ना, इसी कारण से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। तो ध्यान रखना ये विद्युत धनात्मक होते हैं। जबकि अगर हमसे पूछे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है तो आपको ध्यान रखना इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके अधातु होता है। तो लिख दो अधातु जो होते हैं ये अधातु
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करेंगे तो ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, लिख देना, ये कौन होते हैं? विद्युत ऋणात्मक। चलो अच्छा मैडम, अगर हम किचन में काम कर रहे हो और हमारे हाथ से कोई लोहे का तवा छूट जाता है तो क्या होगा? तो आवाज आएगी, मम्मी कहेगी, क्या बोलेगी? क्या पटका है, इसका मतलब आवाज आती है धातु से। तो लिख दीजिएगा कि धातु जो होते हैं ये धातु आपके ध्वनिकता का गुण दर्शाते हैं। मतलब अगर हाथ से छूट गए तो टन, है ना, टन आवाज आएगी, ध्वनिकता है। ठीक है, इसके पास में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कोयला आपके हाथ से छूट जाए तो आवाज आएगी, तो मैम हम कहेंगे कभी नहीं आएगी। तो लिख दीजिएगा अधातु के पास में ध्वनिकता का गुण नहीं होता। चलो अब बात करते हैं कि धातुएं जो होती है ये धातुएं आपके विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती है। ध्यान रखना, ये विद्युत और ऊष्मा इन दोनों की क्या होती है भाई? सुचालक होती है ना। कौन है? सुचालक। मतलब विद्युत गई इनके पास में और विद्युत ने कहा मैं गुजर जाऊं, तो ये कहेगी लो कर लो बात, जब इलेक्ट्रॉन मेरे पास में फ्री पड़े हैं तो गुजर जा। सिंपल सी बात है। तो ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। जबकि आपसे पूछा जाए कि क्या अधातु विद्युत ऊष्मा की सुचालक है, तो हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, है ना, ना बाबा ना बाबा ना बाबा। लिख दो यहाँ पे विद्युत और ऊष्मा का अचालक है। ये कैसा है भाई साहब? अचालक। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अधातु है जो कि विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है, तो उसका नाम ध्यान रखना, उसका नाम ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो इसका भी अपवाद चिपका देना यहाँ पर कि भाई इसका अपवाद कौन है? तो इसका अपवाद ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट के अंदर ऊष्मा और विद्युत दोनों का ये चालक है। कारण क्या है? क्योंकि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। इसी कारण से ये पेपर में पूछ सकते हैं आपको, ध्यान रखना। चलो धातु के अंदर भी एक ऐसी धातु होती है ना, धातु के अंदर भी एक ऐसी धातु होती है जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक नहीं है, कुचालक है। उसका नाम शीशा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो धातु होते हैं इन धातु में आपके जो भाई क्या नाम है उसका? शीशा। शीशा यानी कि जिसको आप लेड बोलते हो, ये ऊष्मा और विद्युत का क्या होगा? आपके कुचालक हो जाएगा। तो लिख दो बेटा यहाँ पर कि ये ऊष्मा और विद्युत का क्या है? कुचालक। देखो याद रख लेना, ये तुम्हारी कांस्टेबल की परीक्षा में छप जाएगा। ठीक है, ये सारे छपने वाले सवाल है जो मैं बता रही हूँ तुमको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई। अरे वाह, बहुत बढ़िया, 522 जने देख रहे हैं, बहुत अच्छे। तो भाई जब 522 जने देख रहे हैं तो ये यहाँ पर लाइक वालों की संख्या इतनी कम क्यों है? जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अच्छा, वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करके आना, क्योंकि इतनी दमदार क्लास आपको उत्कर्ष राजस्थान पे ही मिलने वाली है, और वो भी कब मिलेगी? 12 बजे। ठीक है, चलो देखो और बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्या बता रही थी? रिदम तुड़वा दिया भाई। बच्चे तो क्या बोलूं मैं, बच्चे क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, 10वें पॉइंट पर लिखेगा, 10वें पॉइंट पर लिखेगा। 10वें पॉइंट पर आपको क्या ध्यान रखना है? धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो जल्दी जल्दी से लिख देना कि भाई साहब धातु के जो ऑक्साइड है ना मैडम, ये ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो ये ऑक्साइड हमारे क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होंगे? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। जबकि अगर हमसे पूछा जाए कि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होंगे, तो लिख देना कि अधातु के ऑक्साइड तो आपके अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। लिख दो ऑक्साइड कैसे है यहाँ पर? तो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल पूछा जाए तो हम कह सकते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसा है? अम्लीय है। जैसे हमसे पूछ लिया जाए सल्फर डाइऑक्साइड, हम कहेंगे ये कैसा है? अम्लीय है। जबकि देखो उधर की तरफ देखो, उधर की तरफ देखना। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोल दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कैसा है? तो आपको ध्यान रखना है ये आपके क्षारीय है। चलो तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट 11वां पॉइंट। तो आपको ध्यान रखना है कि धातु के जो गलनांक होते हैं और साथ में जो क्वथनांक होते हैं ये हमेशा उच्च होते हैं। तो मेरे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि धातुओं के और गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं ये हमेशा उच्च होते हैं। हमेशा कैसे होंगे? उच्च होंगे। इस पर आपके एलडीसी की परीक्षा में ये प्रश्न छपा हुआ है, कथन के रूप में आया था। तो जितनी चीजें मैं लिखा रही हूँ ना, ये सारी चीजें आपके पेपर में आने वाली है। तो ध्यान रखना, धातुओं के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं बाबू? तो उच्च होते हैं। जबकि अधातु के गलनांक क्वथनांक की अगर बात की जाए तो धातुओं के गलनांक क्वथनांक तो ऊंचे हैं, लेकिन इसके गलनांक हो चाहे क्वथनांक हो, दोनों ही कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। हालांकि इसका भी यहाँ पर अपवाद है, हीरा और ग्रेफाइट, उनके गलनांक और क्वथनांक काफी ज्यादा होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो एक बच्चे ने मुझे कहा कि मैडम आप बहुत ही ज्यादा मस्त हो। मैं कहूंगी कि देखो मैं मस्त हूँ नहीं हूँ ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ना ये बहुत मस्त है, पेपर के अंदर छपने वाला है। तो क्लास को बहुत ज्यादा सीरियसली आपको लेना है और देखते जाना है। ठीक है, एक बच्चा जो मुझे कह रहा है मैडम एक बार डांस करके दिखा दो, तो गजेंद्र शर्मा डांस करने का काम आप अभी कर लीजिए, मेरा काम तो यहाँ पर पढ़ाना है, मैं पढ़ाने आई हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते। देखो अब क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको, तो कुछ इन्फॉर्मेशन चीजें तो मैंने आपको बता ही दी। यहाँ देखो अब इधर आओ। निम्न में से उस एकमात्र धातु का नाम बताओ जो जीवाणुरोधी होता है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा धातु है जो जीवाणुरोधी होता है। ऑप्शन ए देखेगा सोडियम, ऑप्शन बी देखेगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी देखेगा लोहा और ऑप्शन डी देखेगा तांबा। तो जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो तुरंत बता देना तांबा जो होता है ये तांबा आपके जीवाणु रोधी होता है। तो मैडम हमारे घर वाले हमारे बुजुर्ग है ना बहुत इंटेलिजेंट है, इसीलिए तांबे के कलश के अंदर पानी डाल करके पीते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि तांबा जीवाणु रोधी होता है और पानी के बैक्टीरिया को मार देगा, इसी कारण से हम तांबे के लोटे के अंदर पानी पीते हैं। तो तांबे के बारे में ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन ए देखेगा टीन और जिंक, ऑप्शन बी देखेगा कॉपर और जिंक, ऑप्शन सी देखेगा निकल और क्रोमियम, ऑप्शन डी देखेगा कॉपर और टीन। तो देखो बेटा मिश्र धातु कुछ 10 से 11 है जिनकी ट्रिक के माध्यम से ही आप उनको याद कर सकते हो और कोई तरीका नहीं है इनको याद करने का। तो देखो आपसे क्या पूछा इसने, आपसे पूछा कि ये बता कि भाई स्टेनलेस स्टील कैसे बनेगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टील कैसे बनेगा, है ना, स्टील कैसे बनेगा। तो स्टील को याद करने का तरीका है कि स्टील तो काला है। स्टील कैसा है भाई साहब? काला है। का पर हो जाता है कार्बन और ल पर हो जाता है लोहा। तो कार्बन और लोहा को अगर मिलाओगे तो कौन बन जाएगा? आपके
स्टील। तो मैंने सोचा कि मेरी मम्मी को मैं एक गिफ्ट दे देती हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने अमेजोन से एक स्टील का गिलास मंगाया। अब वो काला था, तो मैंने सोचा यार ये काला आ गया तो अब एक क्रीम मंगा देती हूँ, क्रीम लगाऊंगी तो ये गोरा हो जाएगा। तो अब आपको पता है ना, कभी कभी किस्मत खराब होती है तो हाथी के ऊपर बैठ जाओ तो भी कुत्ता काट जाता है। तो मैंने जब क्रीम ऑर्डर किया तो क्रीम कैसा आया, तो भाई काली क्रीम निकली। कैसी क्रीम निकली, काली क्रीम निकली। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, स्टेनलेस स्टील को याद करने का तरीका है काली क्रीम निकली। देखो मैं सीधा भी आंसर करा सकती हूँ, लेकिन ट्रिक के माध्यम से ज्यादा आसान होगा। का से हो जाएगा आपके कार्बन, है ना बेटा, ल से लिख दीजिएगा लोहा, इन दोनों को जोड़ा तो स्टील बन गया। क्रीम से लिख दीजिएगा क्रोमियम, और स्टील और निकली से लिख दीजिएगा यहाँ पर निकल। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि काली क्रीम निकली यानी कार्बन, साथ में आपके लोहा, साथ में आपके कौन क्रोमियम, और साथ में कौन आपके निकल, ये सब आपस में जुड़ेंगे तो आपके स्टेनलेस स्टील का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैम उत्तर कहाँ है, तो ये देखो उत्तर यहाँ है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए, मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु कौन सी है? ऑप्शन ए देखेगा गन मेटल, ऑप्शन बी देखेगा कांसा, ऑप्शन सी देखेगा क्रोम स्टील, ऑप्शन डी देखेगा नाइक्रोम। तो सबसे पहले इसका जो उत्तर है, ये उत्तर लगा देना तुम कांसा। तो देखो आपने है ना भारतीय इतिहास पढ़ा होगा, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी। अब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी तो मोहनजोदड़ो में आपने देखा होगा कि कांसे की एक नाचती हुई सी आपको युवती प्राप्त हुई है। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे का इस्तेमाल करते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता तो बहुत ही पुरानी है, घनी पुरानी है। कितनी पुरानी है, घनी पुरानी है। तो सिंपल सी बात है, कांसा जो होता है ये कांसा आपके प्रथम मिश्र धातु होगा जिसका इस्तेमाल मानव द्वारा किया गया है। मानव द्वारा सबसे पहले काम में लिया गया धातु पूछे तो तांबा है, मिश्र धातु पूछे तो क्या कहोगे, कांसा। तो मैम कांसा को कैसे याद करूं, है मैम कांसा को कैसे याद करूं, तो लिखो यहाँ पर कि कांसा तो काटता है। ठीक है, क्या लिखोगे इसको, कांसा तो काटता है। अब देखो अभी बताती हूं मैं, का से हो जाएगा कांसा, ट से हो जाएगा बेटा यहाँ पर टीन, और ता से हो जाएगा यहाँ पर तांबा। इन दोनों चीजों को जोड़ोगे तो कौन बन जाएगा, कांसा। तो टीन और तांबा को जोड़ने से आपके कांसा का निर्माण होता है। अब देखो बाकी इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। गन मेटल, तो देखो अगर किसी के पास में गन होगी तो हाथ में लहरा के घूमेगा थोड़ी, जैकेट के अंदर क्या रखेगा, गन रखेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि गन कहाँ है, तो जैकेट में गन है। जैकेट में क्या है भाई साहब, गन है। तो गन मेटल जो होता है वो कहाँ है, जैकेट में। ज से क्या लिखेंगे, तो ज से लिखेगा जिंक। ठीक है, क से क्या लिखेंगे, तो क से लिखेंगे कॉपर यानी कि तांबा। ट से क्या लिखेंगे, टीन। इन तीनों को जोड़ो तो कौन बन जाएगा, तुम्हारे गन मेटल बन जाएगा। मेरे हिसाब से ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो देखो नाइक्रोम के बारे में भी बता देती हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाइक्रोम। तो मैडम इससे ज्यादा सरल तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, ये खुद ही कह रहा है। देखो न आई क्रोम, न से कौन है, तो न से हो जाएगा निकल। आई से कौन है, तो आई से हो जाएगा आयरन यानी कि लोहा। क्रो से कौन है, तो क्रोमियम, क्रोमियम। और म से कौन हो जाएगा, मैग्नीज। इन चारों को जोड़ो तो कौन बन जाएगा आपके नाइक्रोम। नाइक्रोम का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो विद्युत हीटर की कुंडलित है ना, कुंडलित संरचना को बनाने के लिए नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है। तो यहीं पर लिख देना कि नाइक्रोम का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो देखो मैडम सर्दियों के अंदर हम हीटर तो बहुत ही चलाते हैं, और हीटर चलाएंगे तो इसका जो कुंडलित तार होता है, ये कुंडलित तार किससे बनता है, इसी से बनता है। मेरे हिसाब से ये चीज भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। देखो जाते जाते एक मिश्र धातु आपको और बता देती हूँ जो बार बार पेपर के अंदर पूछी जाती है, और बार बार अंदर पूछी जाती है। तो सीधी सी बात है कि वो क्या है, कौन सी मिश्र धातु है, तो उसका नाम है जर्मन सिल्वर। क्या नाम है भाई साहब, जर्मन सिल्वर। तो आपको इसको याद कैसे रखना है, आपको इसको याद रखना है कि नेताजी जर्मनी गए। तो लिख दो कि नेताजी कहाँ गए, तो लिखो यहाँ पर नेताजी जर्मनी गए। ठीक है, लिख दो यहाँ पे नेताजी कहाँ गए, जर्मनी। ना से क्या लिखेंगे, तो ना से लिखेगा निकल। ता से क्या लिखेंगे, तो ता से लिखेंगे हम यहाँ पर तांबा। जी से क्या लिखेंगे, तो जी से लिखेंगे हम जिंक। तीनों को आपस में जोड़ दो तो आपके जर्मन सिल्वर का निर्माण हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना है, चांदी कितनी है, तो हम कहेंगे 0 है ही नहीं मैम, है ही नहीं, बस इसका नाम ही क्या है, जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी चांदी नहीं है। ये चीजें आपसे बार बार पेपर में पूछी जाती है। एक नाम मुझे और याद आया, वो भी आपसे पेपर में पूछते हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपके पीतल। तो पीतल को याद करने का तरीका क्या है, तो लिख दीजिएगा पिताजी। क्या नाम है इसका, पिताजी। पी फॉर हो जाएगा आपके पीतल, ता से लिख दीजिएगा, ता से हो जाएगा आपके तांबा, और जी से क्या हो जाएगा बेटा, जिंक। तो देखो कितना आसान हो जाता है ट्रिक के माध्यम से पढ़ना। अगर तुम ऐसे सीधा सीधा याद करने जाओ ना तो जिंदगी के अंदर आपको ये सब चीजें याद नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक बच्चे ने बोला है मुझे कि मैडम मारवाड़ी बोल लो, तो ये घड़ी शब्द कहाँ का है, ये घड़ी शब्द कहाँ का है, जापान का थोड़ी है, यही का है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे बढ़ते। अरे नेताजी को ईरान भेजने से काम नहीं चलेगा, वरना मैं ईरान भेज देती। ठीक है, चलिए पायलट सरकार धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलो और भी बता देती हूँ, देखो और भी बता देती हूँ। वो बच्चे जो कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके तो छपने ही है प्रश्न। ठीक है, तो पीतल लिख दिया। अब पीतल के अलावा क्या ध्यान रखना है, तो देखो वो भी बता देती हूँ मैं आपको, जिसका नाम है बेल मेटल। देखो मैम बेल मेटल कैसे बनता है, तो लिख दो तांबे की घंटी टन टन बजती। जल्दी से लिखो कि तांबे की घंटी जो होती है ये कैसे बजती, तो टन टन बजती। चलो तांबे की घंटी टन टन बजती। तो ता से लिख दीजिएगा यहाँ पर तांबा, घंटी से आपके कौन हो जाएगा, बेल मेटल, और टन से कौन हो जाएगा, टीन। तो तांबा और टीन इन दोनों चीजों को जोड़ोगे तो कौन बन जाएगा, आपके बेल मेटल बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा एक चीज और बची है, बस वो भी करा देती हूँ, जो मुझे लगता है कि आपसे पूछ सकते हैं। शोल्डर या जैसे आप टाका कहते हो, तो अब टाका कैसे लगाते हैं मैम, किसी आदमी के पेट पर चोट लगी तो इस आदमी को लेटाना पड़ेगा, फिर टाका लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बातें लिख दो यहाँ पर, लेटा कर टाका लगा, लेटा कर टाका लगा। तो सिंपल सी बात है भाई कि टाका जो है इसको आप शोल्डर कहते हो। ल से लिख दीजिएगा लेड, और ट से लिख दीजिएगा टीन। दोनों को जोड़ोगे तो आपके टाका यानी शोल्डर बन जाएगा। और शोल्डर का मतलब क्या होता है, तो शोल्डर का मतलब होता है धातुओं को जोड़ने वाला। तो धातुओं को जोड़ने के लिए हमें टाका लगाना पड़ता है ना। और आपको ध्यान रखना ये कैसे लगता है, तो लेटा कर टाका लगा। कैसा लगा, लेटा कर टाका लगा। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो
अब देखो भाई क्या बोलूँ मैं, कुछ भी नहीं कह सकती मैं। एक बच्चा है जिसका नाम तो मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है मुझे, है ना, कि मैम आप रटवाती बहुत हो। अमन शाह नाम है इस बच्चे का। मैम आप रटवाती बहुत हो, शायद इसीलिए आप आरएएस के अंदर रह गई हो, है ना, आप आरएएस के अंदर रह गई हो। तो बेटा आप लोग तो यहाँ पे कांस्टेबल के पेपर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आरएएस का पेपर कभी देख के देख लेना, ठीक है, प्री और मेंस निकाल लो ना, उसके बाद में बात करना। मैडम ने तो इंटरव्यू तक दे रखे हैं ना, मैडम से क्या बात कर पाओगे तुम, नहीं कर पाओगे। अच्छा यूपीएससी का कभी आईएएस का नाम सुना है क्या, उसका प्री निकाल के बता देना, मैं मान लूंगी, ठीक है। फालतू की बातें तो करो मत, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ना नहीं है तो डस्टबिन रेडी है, जाओ और वहां पर जाकर के बैठ जाओ, क्योंकि कचरा लोगों की हमारी क्लास में जरूरत नहीं है। ये क्लास हम केवल उन बच्चों के लिए लेके आए हैं जो किसी कोने में बैठ करके तैयारी कर रहा होगा इस उम्मीद में कि उसका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो डेढ़ होशियारी लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। प्यार मोहब्बत के साथ में, साथ ही साथ पूरी ईमानदारी के साथ में मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे, ठीक है। चलो अब मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया उसको तुम छोड़ो, तुम 9 की 13 कर लेना, है ना। अभी थोड़े दिनों में एग्जाम होने वाला है, तो मुझे बता देना तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ हो रहा है। फालतू की बातें करनी है, हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आपको मिश्र धातु, ये चल रहे हैं कहीं पर भी, पढ़ लो भाई। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ाई कर लो, यही मौका है, ध्यान रखना। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ाई कर लो, यही मौका है, वरना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। कौन कैसा पढ़ा रहा है, कौन कैसा नहीं पढ़ा रहा है, फालतू की बातें हो रही है। सही है भाई अनन्या चौधरी, सभी विद्यार्थियों को यही करना चाहिए। चलो आगे बढ़ो, फालतू की बातें इधर उधर की पंचायती करनी है गोरी, पढ़ने पर ध्यान दो, क्लास को बर्बाद कर रहे, इसीलिए तुम्हारे कमेंट नहीं देखती मैं। कुछ बच्चे कहते हैं मैडम हमारी आप कमेंट क्यों नहीं देखती हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे कमेंट कैसे चलते हैं, ठीक है। चलो भाई साहब ये तैयारी कर लो तुम, ठीक है, ये तैयारी कर लो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो हम क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं, आइए चलो नेक्स्ट। ये देखिए जल्दी से बताओ, देखो इसका आंसर, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु होती है। ऑप्शन ए देखो लिथियम और पारा, ऑप्शन बी देखिएगा लिथियम ऑस्मियम, ऑप्शन सी देखिएगा एल्यूमिनियम ऑस्मियम, ऑप्शन डी देखिएगा एल्यूमिनियम और पारा। तो सबसे पहले इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर लिखेगा लिथियम एवं ऑस्मियम, ठीक है, लिख दो लिथियम और ऑस्मियम। लिथियम होता है सबसे हल्का धातु और ऑस्मियम होता है सबसे भारी धातु। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आतिशबाजी में किस तत्व की उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए देखिएगा बेरियम, ऑप्शन बी देखिएगा स्ट्रोंसियम, ऑप्शन सी देखिएगा शीशा और ऑप्शन डी देखिएगा जस्ता। तो आपको ध्यान रखना है कि जब पटाखे वटाखे तुम चलाते हो तो हरा रंग किसके कारण आता है, तो हरा रंग तो आता है भाई बेरियम के कारण, लेकिन लाल रंग किसके कारण आता है, तो लाल रंग आता है आपके स्ट्रोंसियम के कारण। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, ये दोनों आपके पेपर में पूछे हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ये सब पीवाईक्यू है। तो ध्यान रखना कि आतिशबाजी में हरा रंग कहां से आता है, बेरियम से, और आपसे पूछा जाए लाल रंग कहां से आता है, तो स्ट्रोंसियम से लाल रंग यहाँ पर